किसी न किसी चीज के अंदर है। हर चीज यहाँ किसी न किसी चीज के अंदर है। हर भीतर जैसे बाहर के अंदर है। जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं। जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं। बिना गीत लिखे बिना गीत गाए वे चाल के लय ताल छंद से परिचित हो जाते हैं। जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं। कि जब उसने कहा कि अब सोना नहीं मिलेगा, तो सोना माने नींद नहीं, सोना माने गोल्ड। जब उसने कहा कि अब सोना नहीं मिलेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगर वह कहता कि अब नमक नहीं मिलेगा, कि अब नमक नहीं मिलेगा, तो शायद मैं रो पड़ता। कि आप तभी लिख सकते हैं जब आप पढ़ते हैं तो लिखने के लिए नकल नहीं करते हैं, प्रतिक्रिया में लिखते हैं आप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी में। आज हमारे बीच हैं बहुत ही खास मेहमान, जिनकी कविताएं, जिनकी रचनाएं न केवल भारतीय संस्कृति को दर्शाती हैं, बल्कि प्रेम हो, विरह हो या फिर प्राकृतिक सुंदरता, उसको भी बखूबी बयां करती हैं। हमारे साथ हैं पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ कवि लीलाधर जगुड़ी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले हम आज आपके जीवन के बारे में, आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, आपकी रचनाएं हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति का काम उसके नाम से होता है, नाम से उसकी पहचान होती है। तो सबसे पहले आज हम इस बात की शुरुआत आपके नाम से ही कर लेते हैं। पहले आपका जो नाम था वो लीलाधर शर्मा था, उपनाम आपकी जो सरनेम है वो चेंज हुए। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या परिस्थितियां रही जो आपको जिसने लीलाधर शर्मा से लीलाधर जगुड़ी बनाया? देखिए, लीलाधर शर्मा अपने आप में एक माता पिता का दिया हुआ नाम था, और शर्मा लिखते थे हमारे माता पिता। लेकिन शर्मा से जब मैंने लिखना शुरू किया, जब मैंने पढ़ा तो पढ़ने से ये पता लगा कि नाम भी जातिवाचक होते हैं। अच्छा। उनसे भी जातियों का पता लगता है कि फलाना शर्मा है तो ब्राह्मण है, अच्छा। अगर सिंह है तो राजपूत है, अगर कुछ और है तो कुछ और है। इस तरह एक जाति सूचक नामों की मैंने देखा कि परंपरा रही है। जी। पर डॉक्टर लोहिया कहा करते थे हमारे टाइम पे, जब हम विद्यार्थी थे, कि जाति को भूल जाओ। तो जाति को कैसे भूला जा सकता है? डॉक्टर लोहिया तो खुद जाति लिखते थे अपने आगे। लोहिया तो बनी होगी एक जाति है जो लोहा बेचे। जी। पर वो ऐसी जाति नहीं थी जैसी वर्ण व्यवस्था वाली जाति होती है। अच्छा। वर्ण व्यवस्था वाली जाति एक बिल्कुल दूसरे ढंग की होती है, और व्यापार वाली जाति लोहा बेचता है तो लोहिया है, जी। और सोना बेचता है तो सोनार है। माने वो कोई पारंपरिक और शास्त्रीय जाति नहीं है। जी। तो मैंने सोचा कि ये जो शर्मा होना है, बड़ी प्रगतिशीलता थी हमारे टाइम पर छात्रों के बीच में। बीएचयू में पढ़ता था मैं, तो छात्रों के बीच में बड़ी प्रगतिशील बातें होती थी, बहस होती थी, डिबेट होती थी। तो मैंने सोचा यार, ये जो ब्राह्मण होना है, जबरदस्ती का ब्राह्मण होना या जन्मतः या ब्राह्मण की जो क्वालिटीज़ हैं वो हम में है क्या? तो शर्मा से लोग समझ जाते हैं तो ब्राह्मण है। अगर मैं विश्वकर्मा लिखता तो शायद लोग कुछ और अर्थ लगाते। तो मैंने सोचा जाति सूचक शब्द को छोड़ दिया जाए, तो शर्मा को हटा दिया। तो सोचा ठीक, क्या करें फिर, अपनी क्या पहचान रखें। तो हमारे गांव में हम लोगों को जगतगुरु शंकराचार्य से जोड़ते हुए और ये कहा जाता है कि उनके किसी गृहस्थ शिष्य की औलादें हम हैं। अच्छा। है ना, जगतगुरी। जी। तो जगतगुरी से जगुड़ी हो गया, बिगड़ा हुआ अपभ्रंश जगुड़ी हो गया। तो मुझे लगा यार जगुड़ी ठीक है, गांव में जगुड़ी बोलते भी हैं, तो इसका एकमात्र जो संदर्भ मिलता है वो जगतगुरी होने का मिलता है कि जगतगुरु की किसी गृहस्थ शिष्य की औलादों में से होंगे हम, हमारे पूर्वज। तो जगतगुरी बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो जगुड़ी लोगों ने चला दिया। या जगतगुरु बोलने में थोड़ा व्यायाम करना पड़ता है जीव को,
तो वो जगत गुरु छोड़ दिया, जगूड़ी कर दिया। तो जगूड़ी एक पहाड़ी ब्राह्मणों की एक जाति बन गई। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, लोक प्रचलित आधार तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो नाम तो बदलता रहता है, काम बदलते बदलते, लेकिन जब कविता के क्षेत्र में आया तो मुझे सबसे पहले लगा कि नाम क्या होना चाहिए जी। तो मेरे पसंद के सबसे बड़े कवि थे उस जमाने में जयशंकर प्रसाद। उनका तो कोई नाम दूसरा नहीं था। गद्यकारों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे। मैं बीएचयू के विद्यार्थी हूँ, इसलिए मुझे बनारस के लोग ज्यादा याद आते हैं। तो मुझे लगा कि यार इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो अपना दूसरा नाम नहीं रखा, तो दूसरा नाम रखने की जरूरत क्या है? जो नाम है उसी को सार्थक करें तो अच्छा है। तो मैंने कहा कि लीलाधर शर्मा, सर्टिफिकेट में तो वही है लीलाधर शर्मा, अब उसको तो मिटा नहीं सकते थे। तो मैंने जगूड़ी लिखना शुरू किया, क्योंकि गांव में हमको जगूड़ी बोलते थे। तो जगूड़ी लोग, जगूड़ी जोगत के होते हैं, जोगत गांव से। अब जौ वहाँ भी है, जौ यहाँ भी है। तो जोगत जो गांव है वो बड़ी ऊंचाई पर है। अच्छा। ये टेहरी गढ़वाल में, रमोली पट्टी में। तो वहाँ के हमारे पूर्वज रहे होंगे। और थोड़ा सा एक 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 डांडा पार करके हमारा गांव है, धंगण गांव। वहाँ मैं पैदा हुआ। मुखेम बहुत बड़ा गांव है, कभी अगर आप गई हो उधर तो श्री कृष्ण का मंदिर है वहाँ। सेम मुखेम। तो सेम तो श्री कृष्ण का मंदिर है, और मुखेम बहुत बड़ा गांव है, बृहद बड़ा। 1000 परिवार तो होंगे करीब, इतना बड़ा गांव है। 1000 परिवार तो मैं अपने बचपन की याद कर रहा हूँ। अब तो शायद बढ़ गए हों, या अब तो घट भी गए होंगे, लोग बाहर बस गए होंगे। तो अब तो मैं गए नहीं कई सालों से वहाँ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि नाम तो इस तरह से हम भी बदले और नाम भी बदलता रहा, चलता रहा। लेकिन इस नाम ने आपको प्रसिद्धि दिलाई। हाँ, ये आप कह सकती हैं कि अगर प्रसिद्धि है उसे आप प्रसिद्धि मानते हैं तो कह सकते हैं आप। यहाँ सर, आपकी साहित्यिक यात्रा काफी लंबी रही है, 1960 से करीब आप लिखते आ रहे हैं। तो कैसे आपकी ये साहित्य की यात्रा शुरू हुई, और आपने सबसे पहले कौन सी कविता लिखी? देखिए, कविताएं और लिखना और पढ़ना, ये अगर किसी लेखक के जीवन में नहीं है तो वो लिख ही नहीं सकता। तो पढ़ना भी साथ में चलता रहा और लिखना भी साथ में चलता रहा। पर लिखना जो है बदलता भी रहा। लिखना अगर बदले नहीं तो फिर एक मोनोटनी आ जाती है। वो उससे बचने के लिए दूसरों को पढ़ना और दूसरों से अलग होने के लिए खुद लिखना, ये संघर्ष है कि आप दूसरों से अलग हो जाएं। मेरे पसंदीदा कवि थे जयशंकर प्रसाद, लेकिन मैंने उनकी तरह नहीं लिखा। मैंने प्रैक्टिस में तो लिखा, जब मैं छात्र था तो उनकी एक किताब है आंसू जी। तो मैंने लिखी मुस्कान। तो मतलब रिएक्शन हुआ उसका, तो मैंने सोचा आंसू भी बड़ी चीज़ नहीं, मुस्कान भी बड़ी चीज़ है। तो आंसू पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बहुत सुंदर काव्य कृति है, छोटी सी है। अगर आपको याद है तो 2 लाइन सुना दीजिए। नहीं, वो चलो याद आएगी तो सुना दूंगा। आंसू उनकी बड़ी सुंदर कविता का, छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है, तो मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने सोचा कि मैं मुस्कान लिखूंगा। तो मैंने उसको नकल नहीं, पर नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, तो अकल उतनी ही थी। तो ये सोचा कि आंसू को भी वैसे ही कुछ परिभाषित किया जाए जैसे इन्होंने जिस तरह से आंसू इन्होंने परिभाषित किया, मैं मुस्कान को परिभाषित करूं। तो मैंने किताब लिखी प्रारंभिक, और फिर उसके बाद वो डायरी खो गई, तो मुस्कान विलीन हो गई। तो लिखना तो इस तरह से पढ़ने के साथ साथ शुरू हो जाता है। और मैं चूँकि बनारस में पढ़ा, बनारस का लेखन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि बनारस में सारे लेखक प्रायः बनारसी लोग रहे हैं। तो उनकी सत्संगति और उनके दर्शन हो जाते थे, उनका कुछ पढ़ने को मिल जाता था। तो हम भी कुछ सोचते थे कि कुछ लिखा जाए। छात्र जीवन से ही आप लेखन कर रहे हैं? हाँ, छात्र जीवन से। तो आपने सबसे पहले जो आपकी कविता आई थी
शंखमुखी शिखरों पर। शिखरों पर। जी, लेकिन शिखर तो शंखमुखी होते नहीं है, तो ये क्या था, मतलब कैसे आपके दिमाग में आया ये ऐसा आइडिया? था कि मैं पहाड़ों पर, क्योंकि मैं पहाड़ का था और पहाड़ के भी बहुत आते थे मेरी कविता में, तो मैंने पहाड़ों को शंखमुखी शब्द से परिलक्षित करना चाहा, यानी शंख के मुंह जैसे आकार के पहाड़। तो ये पहली उपमा थी जो पहली पहली बार मैंने ही दी थी, शायद किसी और ने भी दी हो तो मुझे नहीं मालूम। शंखमुखी शिखरों पर, ऐसे शिखर जिनके मुंह शंख जैसे होते हैं, टॉप बिल्कुल एकदम शंख की तरह पहने हैं जी, और बिल्कुल बातचीत करते हुए होठों की तरह आसमान में खुले हुए। तो जब बर्फ पड़ती है तो हाँ, तो और भी उनकी साम्यता उसमें दिखती है। तो जो शंखमुखी शिखरों पर आया मेरे दिमाग में, वो इसलिए आया कि पहाड़ों को शंख से नहीं जोड़ा किसी ने, समुद्र को शंख से जोड़ा गया। माने समुद्र में शंख पैदा होते हैं तो उससे तो जोड़ा गया, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहाड़ों में भी शंख होते हैं, उनके मुंह ही स्वयं शंखों जैसे होते हैं। तो मैंने एक बचपना था मेरा, तो मैंने बचपने में की गई इस परिकल्पना को नाम बना दिया शंखमुखी शिखरों पर। माने शंख की तरह ध्वनिपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण पहाड़ों की चोटियाँ, जी, है ना। तो ये मेरे मन में था। आप कवि हैं और आपने छात्र जीवन से अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की, लेकिन ये शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आप गढ़वाल राइफल्स में भी रह चुके हैं, देश सेवा भी आपने की है, तो वहां कैसे पहुंचे? अब इसको देश सेवा तो आप कहती हैं तो ये आपकी सज्जनता है। मेरी तो वो देश सेवा नहीं थी, मेरी तो एक पलायनवादी दृष्टि थी। मैं छात्र था और मुझे लगा कि घर में पैसे का अभाव है तो नौकरी भी करनी चाहिए। तो उन दिनों नए जवानों की भर्ती चल रही थी, चलती है ना कभी कभी कि लड़के भर्ती हो जाए, तो वो हमारे यहाँ भी चला था। मैं उसमें गया और मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं उसमें चला गया। जब मैं उसमें गया तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, यहाँ तक कि न चिट्ठी लिखने का, न पढ़ने का और न सोचने का। ये सारा टाइम जो है आर्मी में एक सोल्जर को गढ़ने में वो लोग लगे रहते हैं। वो उसको अगर ऐसा न करें तो सोल्जर सफल नहीं हो सकता। वो सोल्जर तो कभी भी मारा जाएगा, वो आगे वो बड़ा युद्ध नहीं लड़ सकता। तो वो तो बहुत अच्छा करते हैं वो, लेकिन मुझे जो उसमें अपने बारे में सोचने का मौका मिला वो ये कि मैं अब गया, मेरा अब कोई भविष्य नहीं है, बस ठीक है, बंदूक पकड़ो और निशाना साधो, बस यही काम कर रह गया है जिंदगी में। सिपाही थे आप? सिपाही था मैं, हाँ। और ये नहीं, उम्मीद ये थी कि शायद मैं निकल जाऊं सेकंड लेफ्टिनेंट में। अब ये मेरे एक आध साथी निकले भी और मैं नहीं निकला, फिर मुझे लगा कि अगली बार निकलूंगा। तो इस प्रत्याशा में मैंने सोचा यार मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है, मुझे कुछ लिखना पढ़ना चाहिए था। मेरा मन तो लिखने का होता था, वहाँ भी होता था। तो अब क्या करना चाहिए, कैसे मुक्ति मिले? आर्मी से आप भाग नहीं सकते, अगर आप भागेंगे तो पुलिस आपको पकड़ के ले आएगी। जी। और आर्मी वाले भी नहीं छोड़ेंगे आपको। तो भागना तो मैं नहीं चाहता था। तो मैंने B.K. कृष्ण मेनन, उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। कृष्ण मेनन साहब बड़े विद्वान आदमी थे, बड़े संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने 18 घंटे का भाषण भी दिया था। बड़ा रिकॉर्डेड विद्वान आदमी है, वो दक्षिण भारत के थे। मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी कि सर मैं लेखक और कवि बनना चाहता हूँ। उनको भी हंसी आई हुई कि कैसा बेवकूफ़ लड़का है, लेखक कवि कोई बना जाता है, उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक, तो मैंने कहा कि साहब मुझे आर्मी से आप मुक्त कर सकें, भागना ना पड़े मुझे जी। और ये लांछन न लगे मेरे पे, तो मुझे आप मुक्त कर दें। ये कब की बात है सर? अरे तो 60-65 के बाद के आसपास की बात होगी। तो B.K. कृष्ण मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय। ये डेट आप ढूंढ लीजिए उनकी कौन सा कब से कार्यकाल था, मुझे तो डेट अब याद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इत्तेफाक से साल भर बाद वहाँ से मेरे बैरंग पत्र का जवाब आया। मैंने बैरंग चिट्ठी भेजी थी डिफेंस मिनिस्टर को जी। कि मुझे अगर कृपा पूर्वक आप यहाँ से छोड़ सकें तो मैं कवि और लेखक बनना चाहता हूँ। तो वो तो हंसा होगा आदमी कि कैसा आदमी है यार, कवि लेखक बनने के लिए नौकरी छोड़ रहा है। तो आ गया कि ठीक है, अगर जाना चाहते हैं तो इन्हें छोड़ दिया जाए।
लेखक बनने की ललक थी कि आपको सेना में जाने के बाद भी मन जो है लेखनी की तरफ ही रहा आपका। मन में तो यही था कि लेखक बनना है और एक कुछ कुछ लिखना है मुझे, तो क्या लिखना है ये स्पष्ट नहीं था। तो बस एक एक झक थी सवार कि हाँ लेखक बनना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। तो भाग के नहीं जाना है आर्मी से, क्योंकि अगर भाग के जाएंगे तो पुलिस भी नहीं छोड़ेगी और आर्मी भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उनका पैसा खर्च हो चुका होता है, वो तनख्वाह दे चुके होते हैं। 1 साल ही रहा मैं, ज़्यादा नहीं रहा, 1 वर्ष का तो बहुत पैसा होता है उस समय के हिसाब से। और वहाँ से भागना वैसे भी नैतिक रूप से भी संभव नहीं था। तो इसलिए मैंने एक पागल सिपाही देखा। कभी लैंसडाउन गए हैं आप? एक बार अच्छा। गए हैं। जो आर्मी एरिया है वहाँ पीछे एक झील है छोटी सी, जी। उसके किनारे वो बैठा रहता था और वो पत्थर की कंकड़ी उठाता था और उसमें गिराता डालता था, गिनता था उनको। पगला गया था वो आर्मी छोड़ना चाहता था बट नहीं छोड़ पाया वो। जी। या आर्मी में आया तब पागल हुआ, या पागल होने के बाद आर्मी छोड़ी, क्या किया। उसको देखा तो मुझे लगा मेरी भी ऐसी स्थिति होने वाली है अगर मैं आर्मी में रहा, क्योंकि मैं लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो अब क्या करना है, बहुत ही ऊहापोह की स्थिति थी। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी, बैरंग चिट्ठी। आजकल तो आप रजिस्टर्ड डाक भेजिए तो पत्र का जवाब नहीं आता। जी। साल भर बाद ही सही डिफेंस मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया होगा। एक दिन मुझे बाकायदा कहा गया कि फलां 4041 मेरा नंबर था, रंग नंबर। कहा लाइन आउट। शाम को आर्मी में शाम को होती है हाजिरी, मालूम है आपको? अच्छा। सुबह नहीं होती हाजिरी, सुबह जाते हैं, शाम को कितने वापस आते हैं उनकी हाजिरी होती है। अच्छा। मतलब हो सकता है कि कोई मार दिया गया हो या मर गया हो या कुछ हो गया हो, तो शाम को रोल कॉल होती है। शाम को लाइन लगती है, उसमें नंबर वाइज और नाम वाइज पुकारा जाता है, हाजिरी लगती है। तो जब हाजिरी लगी, हमेशा मुझे लगा यार अब मुझे तो नहीं रहना है यहाँ। तो मैंने डिफेंस मिनिस्टर को एक बैरंग चिट्ठी लिखी। बैरंग मैंने केवल उसमें कोई डाक टिकट नहीं लगाया, सीधे उसको पोस्ट कर दिया और वो चला गया वहाँ। तो उसका जवाब आया फिर? उसका जवाब आया शायद साल भर बाद, पर आया कि अगर ये जाना चाहते हो तो इन्हें छोड़ दिया जाए। रिटायरमेंट लिया आपने? नहीं, रिटायरमेंट नहीं। आर्मी ने कहा ठीक है आप जाना चाहते हैं तो जाइए, हम आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई अपनी मर्जी से गए हैं, ठीक है, ओके। मैं चला आया। मैं कहाँ, जो थोड़ा सा पैसा मिला जो मेरा तनख्वाह का था वो, मैं उनको लेके घर नहीं गया, मैं बनारस चला गया। फिर आगे मैंने BHU में एडमिशन लिया, मैंने पढ़ाई शुरू की आगे। और फिर सोचा कि अब तो पढ़ना ही है। मेरा छोटा भाई नेत्रहीन है, अंधा है, बगल में जो घर है उसी का है, वो भी मेरे साथ था। उस समय मैं उसको भी ले गया था बनारस। तो हम दोनों, उसको तो एडमिशन मिल गया, थोड़ा विकलांग होने की उसको सुविधा भी मिल गई, हॉस्टल भी मिल गया। मुझे तो हॉस्टल भी नहीं मिला, मैं कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी भी नहीं था। मैंने कहा वो तो फर्स्ट क्लास आता था हमेशा। और मैं किसी तरह से बनारस में सरवाइव किया। और बनारस में एक साहित्यकारों का वातावरण था। सर, आज आप इतने बड़े लेखक हैं, आपका जीवन उपलब्धियों भरा रहा, लेकिन वहां तक पहुंचने में भी आपको संघर्ष रहा होगा, तो वो कैसा दौर था? देखिए, वही मैंने बता रहा था ना आपको कि बनारस में छात्र जीवन बिताया, BHU में पढ़ा। छोटा भाई नेत्रहीन है, उसको भी साथ रखा और वो मुझसे अच्छा मार्क्स लाता था। मेरे तो हमेशा 3rd क्लास 2nd क्लास मार्क्स आते थे, तो चलता रहा। और बनारस में एक बड़ी विलक्षण बात है, वो ये है कि साहित्य का, कलाओं का वातावरण बहुत ज़्यादा है बनारस में। लड़की है तो वो कोई डांस सीखेगी, कुछ करेगी, और या लड़का भी डांस सीखता है तो वो भी बड़े अच्छे अच्छे नर्तक हुए हैं बनारस से निकले हुए। जो पुरानी फिल्में हैं उनमें बनारस का वो लड़का जिसने पहले
सिनेमा में डांस करके क्लासिकल डांसिंग बहुत। हाँ, क्लासिकल डांसिंग बहुत है, और उसने अपना स्थान बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि बनारस में जो साहित्यिक वातावरण है उसका प्रभाव मेरे पे पड़ा और मैं पढ़ने लिखने से जुड़ गया। मेरे पसंदीदा लेखकों में सबसे पहले और आखिर तक जयशंकर प्रसाद रहे, कामायनी के लेखक, जी। और उनकी किताब है आंसू, उससे मैं बहुत प्रभावित रहा। उसकी तरह मैंने मुस्कान नामक एक काव्य लिखा जो कहीं मुझसे बाद में खो गया और छपा भी नहीं वो, लेकिन मुझे मेरे दिमाग में छपा हुआ है कि मुझे याद है कि मैंने मुस्कान लिखा था। क्यों? उनकी तर्ज पर जाने की कोशिश की, उनकी नकल तो नहीं थी, क्योंकि आंसू की थीम और आंसू का जो बयान था वो अलग था, और मुस्कान का जो बयान था और उसकी जो थीम थी वो अलग थी। तो नकल तो नहीं थी, बट ये है कि फिलहाल प्रभाव तो था, उसी से प्रेरित होकर मैंने। तो आपके घर में माहौल था ऐसा, साहित्य के क्षेत्र में कोई था? मेरे पिताजी तो काफ़ी अच्छे रामायण के विद्वान थे, रामचरितमानस के कथा भी करते थे, और थोड़ी बहुत उनमें एक काव्य चेतना भी थी। वो गढ़वाली में भी कुछ चीज़ें लिखती थी कभी कभी। उन्होंने सपोर्ट किया आपको लेखनी के क्षेत्र में आने को? हाँ ठीक है, उन्होंने विरोध भी नहीं किया तो सपोर्ट भी नहीं किया, मतलब ये ठीक है, मेरा अपना काम है, तुम्हारा अपना काम है, ये वाली स्थिति थी। तो वो ठीक है, उनका कोई सपोर्ट नहीं था वैसा, बस यही सपोर्ट था कि उन्होंने कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट समझता हूँ मैं। तो प्रश्न क्या है आपका? आपके घर में आपको सपोर्ट मिला? हाँ, सपोर्ट मिला। और मेरा नेत्रहीन भाई, वो उसने भी पॉलिटिकल साइंस से एमए किया जी। और बीएचयू का पहला ब्लाइंड है वो। ओके। हाँ, जिसने एमए किया और मास्टर डिग्री ली, टीचर बना, वो रिटायर्ड है, बगल में रहता है, और अभी भी बच्चों की ट्यूशन करता है म्यूज़िक के यहाँ, म्यूज़िक उसी के यहाँ चलता है ज़्यादा। तो मेरा तो उससे कोई म्यूज़िक से बस श्रोता के रूप में संबंध है। म्यूज़िक कहीं सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तो कविताएं, आपने म्यूजिक सुनने की बात कही, तो कविताओं का भी हम जब देखते हैं कि कविताएं लिखना और कविताओं को पढ़ना दोनों अलग अलग चीज, आप कितना समझते हैं इस चीज को? देखिए, मैं कविताओं को इसलिए पढ़ता था कि मुझे उन जैसी कविताएं नहीं लिखनी। मेरे मन में ये चेतना पहले ही थी कि जैसी कविता मैं पढ़ूंगा वैसी कविता मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन उसका भावांतरण करके मैं लिख सकूं, कुछ उससे भी बदल के मैं किसी दूसरी भाषा में लिख सकूं, उसके लिए कोई नई शब्दावली पैदा कर सकूं, तो मेरी कविता नकल नहीं कहलाएगी, वो लगेगा मैंने लिखी है वो। तो ये संघर्ष मेरा कुछ दिनों चला, और उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे आदत सी हो गई कि मुझे कुछ अलग सोचना है, अलग लिखना है, और उसका परिणाम है जो मैंने लिखा। कविताओं की हम बात करें तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, या बहुत सी जगह ओपन माइक प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें कविताओं को पढ़ा जाता है। बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो कविताओं को पढ़ते हैं और बहुत अच्छा एक तुकबंदी के साथ पढ़ते हैं। हम नए राइटर्स को भी देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तुकबंदी होनी जरूरी है या फिर कविताओं में गहराई होनी बहुत जरूरी है? देखिए, जब कविता में लोग तुकबंदी के पीछे पड़ जाते हैं तो कविता की नसबंदी हो जाती है, कविता नहीं आती। फिर तो तुकबंदी आती है, तुक से तुक मिला रहे हैं आप, उसका क्या मतलब है? कहीं अच्छा भी लगता है पर हमेशा अच्छा नहीं लगता। हमेशा तब अच्छा लगता है जब उक्ति नई हो, जो कहा जा रहा है वो नया हो, जो महसूस कराया जा रहा है वो नया हो, एक पुरानी उक्ति ना हो और किसी पिटी उक्ति ना हो। इसलिए उक्ति विशेषम कव्वम, एक प्राकृत कवि ने कहा है, उक्ति विशेषम कव्वम भाखा जा होई सा होई। उक्ति विशेषी, कथन विशेषी कविता है। अगर कोई नई बात कही गई है तो वो कविता है, अगर वो तुकबंदी में कही गई हो ना कही गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उक्ति विशेषम कव्वम भाखा जा होई सा होई। भाषा चाहे कोई भी हो, लेकिन उक्ति एक विरल उक्ति होनी चाहिए, उक्ति कथन होना चाहिए, कथन विशेष होना चाहिए। तो उक्ति को सुनते ही लगना चाहिए कि आज तक तो मैंने ये बात सुनी नहीं, मैं तो नई बात सुन रहा हूँ, मैं तो नई बात कह रहा हूँ। तो ये जो उक्ति विशेष है, ये जब आती है तो वो कविता बन जाती है।
सर, आपने जब अपनी साहित्य की यात्रा शुरू की तो आपने गढ़वाली गीत भी लिखे, हिंदी में भी लिखे। गढ़वाली जो आपने गीत लिखे और फिर उससे आप कविताओं की तरफ आए। कृष्ण से संबंधित गीत थे, राम से संबंधित गीत थे, तो कैसे कविताओं की तरफ झुकाव आया आपका? देखिए, कविता करना भाषा का भी काम है। कविता केवल अकेली नहीं होती है, बिना भाषा के कविता नहीं होती है। तो अगर गढ़वाली भाषा में ही मैं कविता लिखता हूँ तो मैं एक सीमित दुनिया में रहता, क्योंकि गढ़वाली जितने लोग समझते हैं वही समझ पाते हैं। पर मुझे तो उस दरवाजे को छोड़कर एक बड़ा दरवाज़ा चाहिए था। मेरी इच्छा थी कि मेरी चीज़ें मैं कुछ लिखूं तो सब लोग उसको देखें। तो सब सिर्फ हिंदी ही समझ सकते थे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में। और ठीक है, बहुत से लोग तो अंग्रेजी समझते हैं, तो अंग्रेजी तो हमारे पास नहीं थी ज़्यादा। तो हमने सोचा कि भाई हिंदी बड़ा व्यापक क्षेत्र है। 72-73 के बीच की कविता लगती है मुझे, 60 से 72-73 के बीच, उस दशक में सबसे पहले सोना महंगा हुआ जी। सोने का भाव बढ़ा। मतलब 20 रुपए तोला भी मैंने सोना सुना है और घर में खरीदा हुआ देखा है। पर जब सोना सैकड़ों हजारों में चला गया तो तब मेरे मन में ये आया कि जब उसने कहा कि अब सोना नहीं मिलेगा, तो सोना माने नींद नहीं, सोना माने गोल्ड। जब उसने कहा कि अब सोना नहीं मिलेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अगर वह कहता कि अब नमक नहीं मिलेगा, तो शायद मैं रो पड़ता। बहुत ही गहरी बात। मतलब जो नमक मुझे सोने से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए लगता है कि वो हमारे खाने पीने का स्वाद बदल देता है जी। है ना। तो सोना क्या स्वाद बदलता है? सोना तो एक है, हमारी समृद्धि का द्योतक है, बट जिंदगी का स्वाद भी बदलता होगा। पर मुझे लगा कि नमक ज़्यादा अच्छा, नमक मिल गया तो वही बहुत है, सोना मिले न मिले। सर, हम बात करें आपकी कविताओं की, लेकिन उससे पहले आप गढ़वाली गीत लिखते थे। आपने कृष्ण भक्ति पर कई गीत लिखे हैं, तो कविताओं की तरफ कैसे झुकाया आया? देखिए, कृष्ण भक्ति में भी मैंने कविता ही लिखी है जी। और जो भी प्रकृति के बारे में था, वो सब पहाड़ की प्रकृति के बारे में, वो सब काव्यात्मक अभिव्यक्ति ही थी। पर सवाल यह है कि आप किस भाषा में ज़्यादा लोगों तक जा सकते हैं। अगर आप गढ़वाली में ही लिखेंगे तो केवल गढ़वाल तक ही सीमित रह जाएंगे। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में आपका प्रवेश हो जाएगा। अगर इंटरनेशनली आप अंग्रेजी में लिखें तो हो सकता है ज़्यादा बड़े क्षेत्र में जा सकें। या अगर आप कहते हैं कि फ्रांसीसी राइटर्स जो हैं वो ज़्यादा, अंग्रेज भी फ्रांसीसी लेखकों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भाषा की पकड़, भाषा की समझ, भाषा की व्याप्ति कहाँ तक पहुँचाती है वो भाषा आपको, भाषा की क्या परिधि है, क्या सीमाएं हैं उसकी। लेखन में भाषा की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। बाध्यता तो नहीं है, पर सवाल यह है कि कोई भाषा अगर छोटे दायरे में ही रहती है तो वो आपको छोटे दायरे में ही रखेगी। लोक भाषा अच्छी होती है पर लोक छोटा होता है। लेकिन जब व्यापक दृष्टिकोण में आप जाएं तो आप हिंदी के ज़्यादा बड़े क्षेत्र में जा सकते हैं, या आप अंग्रेजी में जाएं तो और बड़े क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आप फ्रांसीसी में जाएं तो शायद ज़्यादा बड़े क्षेत्र में जा सकें। सवाल यह है कि भाषा की जो पहुंच है वो कहाँ तक है, कितनी है, और फिर भाषा भी व्याकरण सम्मत है कि नहीं। मतलब अगर बहुत जिस भाषा का ग्रामर ही नहीं होता उस भाषा में लिख के आप क्या करेंगे, बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए ग्रामर होना भी भाषा का बहुत ज़रूरी है, अन्यथा भाषा सीमित हो जाती है। तो इस दृष्टि से मैंने सोचा कि हिंदी ज़्यादा व्यापक क्षेत्र में जाने वाली भाषा है। भारतीय दृष्टिकोण से सोचा तो हिंदी के लेखक बन गए। आपने नागराजा के ऊपर भी एक गीत लिखा था, कुछ सुना दीजिए उसको। इन जगह भगवान तुम लेंदा अवतार है, सेमा का जंगल वांडू जाणू फांडू। आप गढ़वाली समझती हैं? नहीं समझती हूँ। वांडू फांडू मन इधर उधर, सेमा का जंगल वांडू जाणू फांडू। और फिर मुझे लगा कि यार फांडू का तो कोई तुक ही नहीं हो सकता,
तो तुक तुक मिला के उन दिनों कविता लिखते थे हम। तो सेमा का जंगल वांडू जाणू फांडू, सामा सामी देखिए हिमालू को डांडू। तो मैंने सब ये जोड़ा कि आमने सामने दिखाई देता है हिमालय का पहाड़। जब भी सेम के जंगल में आप इधर से उधर जाते हैं तो हिमालय का पहाड़ भी आपके साथ आपके पीछे पीछे चला जाता है। ये भाव था। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी ने एक बड़ा क्षेत्र मुझे दिया, बड़ा पैमाना। अभी मध्य प्रदेश में मुझे कबीर सम्मान मिला जी। तो क्या गढ़वाली में लिखता तो क्या मिल सकता था? नहीं मिल सकता था, क्योंकि भाषा की भी अपनी सीमा होती है। व्यापकता जरूरी है। व्यापकता बहुत जरूरी है। और उसकी संवेदना भी शायद भाषा में जाने से नई शब्दावली आती है, संवेदना को भी वृद्धि मिलती है। जिस शब्द का आपकी भाषा में अभाव हो, कभी उन शब्दों पर विचार किया आपने या हमने कि भाई इनकी जगह क्या होना चाहिए? तो नया शब्द गढ़ना भी कवियों का काम है। तो ये सब है। तो और बताइए, क्या और सवाल क्या है? सर, बात आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर करें हम, तो हमें एक किस्सा याद आता है कि 11 या 12 साल की उम्र में आप घर से चले गए थे और छात्र जीवन था उस वक्त। तो कैसा आपका छात्र जीवन था और क्यों आपने घर से मतलब पलायन किया? देखिए, घर की परिस्थिति अब याद करना तो अब लगता है कि एक भूली बिसरी चीज को याद कर रहे हैं, लेकिन उस समय तो एक बहुत अनिवार्य जीवन था। वो घर से बाहर होना चाहता था। क्यों होना चाहता था? क्योंकि घर में संतुष्टि नहीं थी। माने घर में रहकर आप क्या करेंगे? कुछ नई दुनिया देखी जाए, कहीं जाया जाए। तो मैं घर से भाग कर ऋषिकेश आ गया। सबसे पहला मुकाम मेरा ऋषिकेश में रहा। ऋषिकेश से मैं राजस्थान चला गया, राजस्थान से मैं बनारस गया। मैं तो भगोड़ा ही रहा हमेशा। जब भी मौका मिला एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चला गया। कहते हैं लिखने के लिए घुमक्कड़ी होना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। और जब मैं इतनी जगहों पर गया तो मैंने उतनी जगहों को पढ़ा भी और उतने लोगों को देखा भी, उतने लोगों से मिला भी और उनकी भाषा भी समझने की कोशिश की, उनके सारे मंतव्य समझने की कोशिश की कि लोग क्या सोचते हैं। जैसे जब मैं राजस्थान गया तो राजस्थान में मुझसे अक्सर गांव की महिलाएं, एक गांव में रहता था मैं, कांसली एक जगह कोटपुतली की बगल में, वहाँ के यह वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के मालिक जोशी जी, उनके परिवार, उनका एक स्कूल था, संस्कृत पाठशाला। वहाँ आचार्य तक की पढ़ाई होती थी। वहाँ मैंने पूर्व मध्यमा वगैरह सब शास्त्री वगैरह वहीं से किया। तो वहाँ कुछ महिलाएं मुझसे पूछा करते थे कि रहते तो तुम लोग पहाड़ पे हो, चारपाई कहाँ लगाते हो? अच्छा। हाँ, तो मतलब इस तरह मजाक उनके मन में सूझता था पहाड़ों को लेकर के। तो मैंने कहा कि पहाड़ पे भी जगह मैदान होता है छोटा सा, पहाड़ की चोटी पे भी, वहाँ भी पलंग लग जाता है। भाई ऐसी क्या बात है कि पहाड़ में गए और गिरे, ऐसा नहीं है। पहाड़ में भी ज़मीन है, पहाड़ भी ज़मीन से ही बनता है और पहाड़ पर भी ज़मीन रहती है, ज़मीन तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये सब कह के मैं अपना पिंड छुड़ाता था उनसे। पर मतलब लोगों के ये जिज्ञासाएँ इधर उधर जाने से ही पता लगता है कि लोग क्या सोचते हैं पहाड़ों के बारे में। दूसरा ये है, जैसे मेरी किताब का नाम है शंखमुखी शिखरों पर, तो पहाड़ों में शंख तो नहीं होते, शंख तो समुद्र में होते हैं। तो मुझे लगा कि पहाड़ों में शंख होते हैं, लेकिन पहाड़ की चोटी के रूप में होते हैं। जो पहाड़ की चोटी है वो शंखमुखी होती है, शंखों के मुंह जैसे आसमान की तरफ, लगता है जैसे अभी बांसुरी के में फूंक मार देंगे। तो ऐसी एक परिकल्पना मन में आती थी, तो उससे शंखमुखी शिखरों पर आया। कहने का मतलब ये है कि जब आप इधर उधर जाते हैं, समाज से घुलते मिलते हैं, तो आपके पल्ले कुछ नए शब्द भी आते हैं, नए बिंब भी आते हैं, नई कहानियाँ भी आती हैं, नई कविताएं भी आती हैं और नए इडियम भी आते हैं। भय भी शक्ति देता है, ये आपकी किताब थी, तो ये क्या था? भय, यही भय, एक तो होने का भय, रहने का भय, जीने का भय, यह भी शक्ति देता है ना। केवल मरने के लिए तो हम यहाँ नहीं आए हैं, हम जीने के लिए आए हैं। ठीक है, मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन जीने का भी जो ढब है और उसका जो भय है, उसको हम जी पाएंगे कि नहीं, वह भी शक्ति देता है, वह भी शक्ति देता है हमें। तो एक मुहावरा ही बन गया कि भय भी शक्ति देता है।
भय केवल डराता नहीं है, भय शक्ति भी देता है। अगर आप डरेंगे नहीं तो आप शायद कुछ करेंगे भी नहीं, तो इसलिए भय भी शक्ति देता है। देखिए, जिस दिन संतुष्ट हो जाएंगे या तो खत्म हो जाएंगे और या फिर खामोश हो जाएंगे। संतुष्ट तो हो ही नहीं सकता। अगर आप संतुष्टा दुजा नष्टा, संस्कृत में एक कहावत है कि जो ब्राह्मण संतुष्ट हो गया वो नष्ट हो गया। ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते, उनमें एक जिज्ञासा बनी रहती है। ब्राह्मण का मतलब पूजा पाठ नहीं, ब्राह्मण का मतलब जो ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं, जो ज्ञान का पीछा करते हैं, जो ज्ञान की भाषा करते हैं, भाष्य करते हैं, वो उसका पीछा करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेखक भी ऐसा ही है, संतुष्ट नहीं। संतुष्टा दुजा नष्टा, संतुष्ट हुआ तो नष्ट हो जाएगा। तो आप और क्या था ऐसा जो अभी नहीं कर पाए तो अब आप करना चाहते हैं अभी भी? एक नाटक, एक उपन्यास, 2 चीजें और लिखना चाहता हूँ, लेकिन वो कभी लिख पाऊंगा कि नहीं ये अलग बात है। नहीं, बिल्कुल लिखेंगे सर। नाटक तो मैंने लिखा है वैसे, पर छपवाया नहीं। उसको मैं सोच रहा था कहीं खो गया है, उसको ढूंढ ढांड के फिर से छपवा दूंगा। तो नाटक लिखना भी बहुत जरूरी है। नाटकेषु काव्यम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्यम। तो ये कालिदास के संदर्भ में कहा गया है कि कविता में केवल नाटक ही सबसे सुंदर होते हैं, है ना। सर, आज कई नए राइटर्स आ रहे हैं अब जो अपना करियर बनाना चाहते हैं लेखनी के क्षेत्र में, तो उनके लिए कुछ संदेश? नहीं, सबसे बड़ा संदेश तो मैं उन्हें यही देना चाहूँगा कि वो पढ़ते कितना है। सवाल लिखने का नहीं है। जब पढ़ने से आपको लगे कि मुझे अब कुछ इसके अलावा अतिरिक्त लिखना चाहिए, इससे बेहतर मैं लिख सकता हूँ, तो आप लिखना चाहिए। अगर उसके प्रभाव में आप लिख रहे हैं तो आप केवल नकलची बन के रह जाएंगे। इसलिए प्रभाव भी रखना चाहिए, पर प्रभाव में कहीं ना कहीं अपना रूप भी रखना चाहिए कि प्रभाव ही आपको डुबो दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें जो लहर हो वो आपको अपनी लहर हो, उसकी नदी की तरह। जैसे नदी में पानी तो बहुत सी नदियों का आता है, लेकिन जब लहरें उठती हैं तो हर नदी की अपनी लहरें होती हैं, अपने समय की लहरें होती हैं। इसी तरह लेखन में भी है कि आप प्रभाव कहीं से ले सकते हैं, लेकिन प्रभाव नकल ना हो, प्रभाव भी अकल से लिया गया हो, रचा गया हो। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी, जिनकी कविताओं में जीवन का कोई ऐसा रंग नहीं जो झलकता ना हो। अगली ही कड़ी में आपसे एक नई शख्सियत के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए amarujala.com के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।